हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? जल्दी से बता दो, बोलो क्या हालचाल है? बढ़िया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। कौन से क्लास के लिए? कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर का नाम क्या होगा? बल तथा गति के नियम। इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? गति। क्या पढ़ चुके हैं? गति। मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग? मोशन चैप्टर पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? मोशन। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मोशन पढ़ चुके हैं। मोशन में क्या क्या पढ़े हैं बाबू? तो सबसे पहले देखोगे दूरी पढ़े हैं। उसके बाद से क्या पढ़े हैं? विस्थापन पढ़े हैं। उसके बाद से क्या पढ़े हैं? चाल पढ़े हैं। उसके बाद वेग पढ़े हैं। उसके बाद त्वरण पढ़े हैं। उसके बाद गति के नियम पढ़े हैं। गति के नियम पढ़े हैं। गति के नियम यानी इससे पहले भी कुछ पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बाबू? बोलिए। गति की अवस्था और विराम की अवस्था। तो इसके पहले पढ़े गति की अवस्था। गति की अवस्था। और फिर क्या पढ़े? विराम। क्या पढ़े बाबू? विराम यानी स्टेट ऑफ मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। विराम को क्या कहते हैं भाई? रेस्ट। दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चाल को, वेग को बोलते जाओ, त्वरण को एक्सेलरेशन, गति के नियम को लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद गति के नियमों को वेरीफाइड करने के लिए आपने ग्राफीय विधि का प्रयोग किया होगा, यानी ग्राफ पढ़ा होगा। विस्थापन समय ग्राफ पढ़ा होगा। वेग विस्थापन समय ग्राफ पढ़े होंगे। हाँ, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दूरी विस्थापन समय ग्राफ पढ़े होंगे। तो अब देखो, इसमें गति के नियम में पहला नियम आप क्या पढ़ कर आए बाबू? S बराबर ut प्लस हाफ AT²। उसके बाद क्या पढ़ कर आए? v² बराबर u² प्लस 2a। उसके बाद से v बराबर u प्लस AT, यानी ये गति के 3 नियम पढ़े। इन तीनों नियमों को प्रूफ करने के लिए आपने किसका सहारा लिया? ग्राफ का। किसका सहारा लिया? ग्राफ का सहारा लिया ना, कि नहीं लिया? लिया। अब इन सारी चीज़ों को याद रखोगे तो हमारा क्या बनेगा? गति का नियम बनेगा। गति का नियम। अब तो समझ में आ रहा ना? तो अब उसमें चाल, वेग, त्वरण, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी याद रहती है तो फिर हम लोग गति के नियम चैप्टर को समझने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। हमें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी सहूलियत और काफ़ी हेल्प मिलेगा। कब? जब हमें पुराने चैप्टर के कुछ बातें याद रहेंगी तब। अब तो समझ में आ रहा? तो याद रहेगा ना? पक्का? चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर हम लोगों का क्या है बाबू लोग? बल तथा गति का। इस चैप्टर में देखो कुछ बातें यूज होने वाली हैं। पूरे चैप्टर में कुछ संक्षिप्त बातों का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो संक्षिप्त बातों में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन आता है। क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? निरूपण। क्या कहते हैं बाबू? निरूपण कहते हैं। निरूपण या एबरबिएशन कहा जाता है। जैसे अगर इस चैप्टर में कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करोगे, तो आप क्या बताओगे बाबू? मास। मास को किससे डिनोट करोगे भाई? m से। किससे डिनोट करोगे? m से। द्रव्यमान को किससे डिनोट करोगे? m से। त्वरण को किससे डिनोट कर आए थे? बोलिए तो।
पिछले चैप्टर में किससे डिनोट करे थे? किससे डिनोट करे थे बाबू? ए से। किससे डिनोट किया था? ए से। उसके बाद बल को किससे डिनोट करोगे? बल को इंग्लिश में क्या कहते हो बाबू? फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हो? फोर्स। फोर्स को किससे डिनोट करोगे? एफ से। फिर कोई आपसे पूछे कि वेग को प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अच्छा उस चैप्टर में वेग पढ़े थे ना, तो वेग में क्या क्या आया था? एक प्रारंभिक वेग आया था, प्रारंभिक वेग आया था, दूसरा क्या आया था? अंतिम वेग आया था। अंतिम वेग को इंग्लिश में क्या लिखे थे? प्रारंभिक वेग को क्या लिखे थे? इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग को क्या लिखे थे? फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम इसको हटा दें और सीधा हम किसको लेते आए? वेग को लेकर आए। तो इस वेग में मेरे बाबू देखना सबसे बड़ी चीज़ कि प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करे थे? यू से। अंतिम वेग को किससे डिनोट किए थे? वी से। अंतिम वेग को वी से। समय को किससे डिनोट किया बाबू आपने? समय यानी टाइम। टाइम को किससे डिनोट किया बाबू? टी से। टाइम को किससे डिनोट किया? टी से। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बाबू? पक्का? तो पहला नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। छठा नंबर देखोगे मेरे बाबू। छठा अगर बात करें आवेग, संवेग और वेग। आवेग, आवेग, आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। IMPULSE, इम्पल्स। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। उसके बाद आता है संवेग। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। किससे डिनोट करेंगे? पी से। ओए होए, एम से नहीं। अच्छा, ऊपर वाला आई से डिनोट किए थे तो इसीलिए नीचे वाले में एम कह दिया। तो एम से डिनोट करेगा तो फिर द्रव्यमान को किससे डिनोट करोगे? एम फॉर मास। एम फॉर संवेग फॉर पी। संवेग फॉर या पी फॉर संवेग। पी फॉर पिकॉक। अरे चट्टा कहीं का पिकॉक है। पी फॉर हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। यानी संवेग को किससे डिनोट करेगा? पी से। संवेग को किससे डिनोट करेगा? कोई ऐसे कहे वेग। वेग को यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे डिनोट करेगा? भी से। दूरी को किससे डिनोट करेगा? दूरी यानी डिस्टेंस है ना, पीछे वाले चैप्टर में पढ़कर आया होगा। क्या पढ़कर आए थे बाबू हम लोग? यस और डी से। यस अब्लिक डी से। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो बाबू मेरे, विस्थापन को किससे डिनोट किया था? विस्थापन को किससे डिनोट किया था? एक्स से। किससे डिनोट किया था? बताओ बाबू, पुरानी बातें याद नहीं है? तो ए इस पूरे चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। जिनको निरूपित करेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कुछ फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या क्या फार्मूला होगा? तो सबसे पहले इसको अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करो और लिखो। जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखो। हो गया बाबू लोग? पक्का? आगे बढ़ा जाए? अब देखो, अभी आपने यहाँ संवेग को पी से डिनोट किया। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि प्रारंभिक संवेग क्या होता है? प्रारंभिक संवेग, तो इसको इनिशियल मोमेंटम मानोगे? मानोगे ना? इनिशियल मोमेंटम मानोगे। किससे डिनोट करोगे? P1 से। और किसी ने आपसे कह दिया कि अंतिम संवेग, क्या कह दिया? अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग को क्या मानोगे? फाइनल मोमेंटम मानोगे। फाइनल किससे डिनोट करोगे? P2 से। किससे डिनोट करोगे? तो ये संकेत आपको समझ में आया? नहीं आया?
पूरे चैप्टर में हम कुछ ऐसी बातें होंगी जिनके लिए बड़े शब्द बड़ा लाइन के लिए क्या करेंगे, एक सिंबल यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे त्वरण के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, ए यूज़ कर लेंगे। बल के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, एफ यूज़ कर लेंगे। वेग के लिए तो यू और भी का प्रयोग करेंगे, यू और। समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टी का। आवेग के लिए, संवेग के लिए, वेग के लिए भी, दूरी के लिए, विस्थापन के लिए, प्रारंभिक संवेग के लिए, अंतिम संवेग के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो अब हमें क्या करना है बाबू मेरे, अब हमें करना है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। और पहला सूत्र क्या पढ़ोगे मेरे बाबू, अगर किसी ने कहा संवेग, क्या कहा, संवेग, तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, गुणे यानी मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम होता है भाई, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी अब देखो संवेग बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करते हो, P से, और m और वेग को किससे डिनोट करते हो, v से। तो P बराबर क्या बना, mv, P बराबर, याद रहेगा। दूसरा देखो भाई फार्मूला, दूसरा फार्मूला कहता है कि F बराबर यानी बल, क्या पढ़ के आए भाई, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे, अच्छा बल को किससे डिनोट करते हैं, F से, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, M से, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, A से। तो F बराबर क्या मिला, ma, और में F बराबर क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, F बराबर ma। लेकिन 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 देखना मेरे बाबू, लिखना बंद करके समझो, लेकिन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी पढ़ कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं कि नहीं आए हैं, होता है ना। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। क्लियर है ना। तो वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू बराबर क्या है बाबू, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है। क्लियर है ना। तो वेग में परिवर्तन, u माइनस भी क्या हो गया, वेग में परिवर्तन। तो a बराबर इतना पढ़ के आ गया, a बराबर इतना। तो अब मेरे बाबू देखना सबसे बड़का चीज़, अब अगर हम देखें कि f बराबर ma है तो m इंटू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, t, v माइनस यू अपॉन t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो a बल का नया फार्मूला मिल गया, बल का नया फार्मूला मिल गया। चौथा देखना मेरे बाबू, बल के प्रकार में चौथा कि अगर आवेग बराबर पूछ दिया, क्या पूछ दिया बाबू, आवेग बराबर, आवेग को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इम्पल्स बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, बल गुणे समय। अच्छा बल को किससे डिनोट करते हो भाई, आवेग को तो I से डिनोट करते हो, तो बल को किससे डिनोट करते हो, F से, समय को किससे डिनोट करते हो, T से। तो आवेग बराबर क्या मिल गया, I बराबर क्या मिल गया, FT मिल गया, I बराबर FT, I बराबर FT मिल गया, I बराबर FT। क्लियर है ना। अब देखो अगला एक और नोट कहता है भाई,
नोट याद रखना, बिल्कुल याद रखना। नोट नोट कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, यानी बल बराबर क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, क्लियर है ना, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या लिखेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर बाबू, तो फोर्स इक्वल टू, ये याद रखना बाबू, ये क्या रखना, याद। अच्छा, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन बराबर क्या लिख सकते हो बाबू, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या लिखा जा सकता है, यानी अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। संवेग में परिवर्तन का मतलब कि जो अंतिम संवेग है उसको किससे घटा लेना है, उसमें से प्रारंभिक संवेग को घटा लेना है, वही ना परिवर्तन हो रहा है कि पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया, तो जो बाद में हुआ उसमें से पहले वाले को घटाओ, परिवर्तन दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, पहले संवेग क्या था, 5 7 8 कुछ भी था, बाद में संवेग क्या हो गया, 13 12 15 हो गया, तो 13 12 15 कुछ भी हो उसमें से 5 7 8 कुछ भी घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, पक्का घटा सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा बाबू, लोग पीछे वाले बाबू, समझ में आ रहा है आपको, टोपी वाले, हाँ बोलिए, गाना सुन रहे हैं लगन में, कोचिंगवा में एगो टोपी वाला आइल बा, टुकुर टुकुर ताकत लागत है तो भूख आइल बा, गाना नहीं सुन रहे हैं, सुना कीजिए, लगन में जाया कीजिए। अब देखो, तो संवेग में परिवर्तन यानी क्या लिखेगा इसको, क्या लिखेंगे भाई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अंतिम संवेग, यानी फाइनल फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P2 से, माइनस क्या लिख सकते हैं, P1। अतः 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 अब बल बराबर बताओ तो बाबू, संवेग में परिवर्तन की दर, दर किसके सापेक्ष निकाला जाता है, समय के, दर किसके सापेक्ष निकाला जाता है, समय के। तो जो संवेग में परिवर्तन हुआ है P2 माइनस P1 अपन क्या लिख सकते हैं, T, यानी अब क्या बन जाएगा मेरे बाबू, F बराबर P2 माइनस P1 अपन T बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। याद भी रहेगा आपको, नहीं रहेगा, इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का, कोई दिक्कत। तो कितना फार्मूला अभी पढ़े आप, 4 फार्मूला, और एक बात क्या पढ़े, याद रखने वाली बातें, क्या, पहला दूसरा, अच्छा तीसरा, चलो ये तीसरा फार्मूला हो गया ना, और लास्ट वाला ए फार्मूला का कितने नंबर वाला है भाई, 4 नंबर वाला। कितना फार्मूला पढ़े, 4 फार्मूला, अभी कितना फार्मूला पढ़े, 4। आगे बढ़े तो इससे पहले आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, हो गया नोट। आगे बढ़े, पक्का, बोल नहीं रहे हो, पूरे लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, आगे बढ़े ना। तो P1 क्या है यहाँ, प्रारंभिक संवेग है, P2 क्या है, अंतिम संवेग है। P1 क्या है, प्रारंभिक संवेग, और P2 क्या है, अंतिम संवेग। एक फार्मूला और देख लो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अगले टॉपिक में क्या मिलेगा, 5 नंबर फार्मूला, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। फॉर्मूला क्या बनाओगे? तो कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर हो जाएगा, ऐसे करते हैं, v1 v2 को पहले लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 m2 v2। अब कोई पूछे आपसे कि m1 क्या है, m2 क्या है, u1 क्या है, u2 क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, क्या जवाब दे दोगे? क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ, संवेग संरक्षण में क्या जवाब दोगे इसके लिए? m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है, v2 क्या है, बताओगे? मान लो कि यहाँ देखोगे बाबू, नहीं पता है तो देखो, सबसे पहले दो पिंड हैं, एक पिंड A है, दूसरा पिंड B है, दूसरा पिंड B है, समझ में आ रहा है? अब ये दोनों पिंड कुछ देर के लिए टकरा गए, दोनों पिंड आपस में कुछ देर के लिए टकरा गए, तो पिंड A से पिंड B टकरा गया। नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ? ये दो पिंड है, पिंड A है, पिंड समझ में आता है? हाँ, पिंड का है वस्तु समझ में आता है? हाँ, बकलोल होगा रे, हाँ आता है, तो पिंड समझ में आता है। तो पिंड के लिए हमने बताया कि पिंड A यानी वस्तु A है, कोई वस्तु B है, दोनों जल रहे हैं, आपस में टकरा गए। गाना सुना होगा ना, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, डरते थे जिस बात से वही बात हो गई। तो यानी ये दोनों पिंड चल रहा है राहों में, ये दोनों पिंड राहों में चल रहे हैं, इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, तो पिंड A से पिंड B मिल जाता है, ये टकरा जाता है। तो टकराने के बाद अलग होंगे कि नहीं होंगे? हमेशा टकराते रहेंगे। तो फिर डरते थे जिस बात से वही बात होने वाली है भाई। तो अब पिंड A अपने जगह पे, पिंड B अपने जगह पे। अब देखो कुछ देर के लिए राहों में आए थे ये, तो पिंड A यानी A टक्कर से पहले क्या है बाबू? टक्कर से पहले की स्थिति है, पहले की स्थिति कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे? टक्कर के बाद की स्थिति। क्या कहेंगे बाबू? टक्कर के बाद की स्थिति। टक्कर के बाद, टक्कर के समय, टक्कर के समय की स्थिति। और ए वाला क्या है? टक्कर के बाद की स्थिति है, टक्कर के बाद की स्थिति है, बाद की स्थिति। इतनी बात समझ में आ रही है ना? दो पिंड हैं, पहले एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, टक्कर नहीं होता है, फिर वे कुछ देर बाद आपस में टकरा जाते हैं, पटाख से टकरा जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? और टकराते हैं तो उनके वेग में कुछ परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी टक्कर से पहले की स्थिति, पोजीशन बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोलिजन एट द, यानी पोजीशन एट द कोलिजन, पोजीशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और इसको क्या लिखेंगे? टक्कर के बाद की स्थिति, यानी पोजीशन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो अब M1 कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? कि टक्कर से पहले पिंड A का द्रव्यमान, टक्कर से पहले पिंड A का द्रव्यमान, पिंड A का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट A बिफोर द कोलिजन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
ए बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। इतना बात समझ में आ रहा है। M2 बराबर क्या है, M2 बराबर क्या है, टक्कर के बाद, यानी पहले देखोगे बाबू पिंड A और पिंड B, M1 M2, क्या देख रहे हैं हम लोग, M1 M2, और क्या देख रहे हैं बाबू, ए क्या है, सुनो, पिंड टक्कर से पहले ना लिखकर हम एक बात लिख दें, केवल मान लें इसको कि पिंड ए का द्रव्यमान, क्या लिख सकते हैं, पिंड ए का द्रव्यमान लिख सकते हैं, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, एन ऑब्जेक्ट ए लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पिंड बी का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी। U1 को क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक वेग। U1 को क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। U2 को क्या लिखेंगे, ये प्रारंभिक वेग किसका होगा, तो A का, किसका होगा, A का। A भी प्रारंभिक वेग होगा, क्या होगा बाबू, प्रारंभिक वेग होगा, लेकिन किसका होगा, B का। B क्या है, पिंड B है, पिंड B है। V1 क्या है, तो अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, किसका बाबू, A का। और V2 क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, किसका, B का। इतना बात समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत है इतना समझने में। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का, पहले इनका द्रव्यमान M1 है, पहले इसका द्रव्यमान क्या है बाबू, M1, इसका द्रव्यमान M2, बाद में भी इसका द्रव्यमान M1, बाद में भी इसका द्रव्यमान M2, लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, वेग में परिवर्तन। इसका वेग क्या है, U1, इसका वेग क्या है, U2, टक्कर के समय कुछ नहीं, इसका वेग टक्कर के बाद क्या हो जाता है, V1, और इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है बाबू लोग, V2। समझ में आ रहा है। तो अब कहता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 बराबर प्लस M2 V2, यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग। अर्थात हम लिख सकते हैं मेरे बाबू कि टक्कर के पहले का कुल संवेग, क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, याद कि टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के कुल संवेग के, यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो ये सम फार्मूला रहा। इस चैप्टर में इन्हीं फार्मूला का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है। बल के बाद क्या पढ़ना है, गति का नियम पढ़ना है। गति के नियम के लिए सबसे पहले किसने दिया, न्यूटन का 3 गति नियम पढ़ना। प्रथम गति नियम, दूसरा गति नियम और तीसरा गति नियम। उसके बाद गति के नियम के बाद क्या पढ़ना है, संवेग पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, आवेग पढ़ना है, संवेग और आवेग। फिर क्या पढ़ना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का। इसी में जब गति का नियम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमें क्या मिलेगा, गैलीलियो का प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग मिलेगा, गैलीलियो का प्रयोग मिलेगा। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट क्या मिलेगा, यानी पूरे चैप्टर में, इसको लिख लिए हो, इसके पीछे वाला भी नहीं लिखे थे ना, चलो पीछे वाला लिखो। तो ये लिख चुके हो, फटाफट बोलो, लिख लिए, वीडियो पॉज करो, लिख लो, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब इसको लिख लो, पहले लिख लिया, कोई दिक्कत, चलो वीडियो पॉज करो और लिख लो, आगे बढ़े ना हम लोग। चलो अब इस पूरे चैप्टरवा में क्या पढ़ना है बाबू मेरे, तो चैप्टर में देखो सबसे पहले बल पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, बल। बल को क्या कहते हैं,
फोर्स। उसके बाद क्या पढ़ेगा, बल के प्रकार, बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या कहते हो बाबू, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। उसके बाद क्या पढ़ना है, बल के प्रकार मिल गए तो बल का प्रकार मिल गया, बल, बल पहले पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा, बल का प्रकार। उसके बाद से पढ़ेगा बल का प्रभाव। क्या पढ़ेगा बाबू, बल का प्रभाव यानी फिर पढ़ेगा बल के प्रभाव, बल के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी इंडेक्स है, ये क्या है बाबू, इंडेक्स है। पूरे चैप्टर में क्या तुम्हें पढ़ना उसी को इंडेक्स कहते हैं। बल का फोर्स हो गया। उसके बाद से पढ़ोगे बाबू गैलीलियो का प्रयोग। क्या पढ़ोगे, गैलीलियो का प्रयोग, गैलीलियो का प्रयोग यानी गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है बाबू, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन के गति नियम, कई गो गति नियम पढ़ना है, 3। कितना पढ़ना है, 3। प्रथम गति नियम। दूसरा क्या पढ़ना है, द्वितीय गति नियम। क्या पढ़ना है, गति नियम। तीसरा क्या पढ़ना है, तृतीय गति नियम, तृतीय गति नियम। प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसको क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। उसके बाद गति का नियम हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे बाबू, जड़त्व। क्या पढ़ेंगे, जड़त्व। इसी में पहले गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है, जड़त्व का, यानी जड़त्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जड़त्व। जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू, जड़त्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, जड़त्व के बाद क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बोलोगे मेरे बाबू, संवेग, आवेग और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आवेग को क्या कहते हैं बाबू, इम्पल्स कहते हैं। उसके बाद से संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इतनी बातें पढ़नी है इस चैप्टर में, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे बाबू, मोमेंटम। यानी अब देख लो भाई, यानी इंडेक्स में पूरे इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, पूरे इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है, बल। दूसरा टॉपिक क्या है, बल के प्रकार। तीसरा टॉपिक क्या है, बल के प्रभाव। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। यानी ये पूरे चैप्टर में हमें इन 10 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। 10 टॉपिक्स के बारे में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम लोग, तो इसको पहले लिख लो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।